हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट के बारे में। जैसा कि डेफिनेशन में आपने देख लिया है, जो एलन की बुकलेट है और जो उसमें डेफिनेशन दी गई है, मैं अगर उस डेफिनेशन की बात करूं तो आपके स्क्रीन पर वो था, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइंड विद और डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1.008 parts by mass of hydrogen, 8 part by mass of oxygen, 35.5 parts by mass of chlorine and 108 parts by weight of Ag। क्या मतलब है इस लाइन का? बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अगर आप एक बार में ये बात जान गए तो बहुत आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं। और इक्विवेलेंट वेट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से अगर आप सवाल को करेंगे तो आपको कभी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। जैसा हम लोग पीछे कह रहे थे कि मोल कंसेप्ट के हिसाब से अगर करें, मॉलिक्यूलर वेट लें, तो हमें रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना पड़ता था। यहां इंपॉर्टेंट बात है, रिएक्शन को आपको कभी भी बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी। अब मैं अगर आपसे बात करूंगा कि इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब है, तो मैं ये बोलूंगा कि किसी भी एलिमेंट का किसी भी, और आप इसको बहुत अच्छे से और इसी प्रकार से समझिएगा, किसी भी एलिमेंट का जो वेट यहां से कहानी शुरू हुई, 1 ग्राम हाइड्रोजन का 1 ग्राम बाय पार्ट लिखा है और वेट लिखा है, तो मैं वेट में ग्राम ले रहा हूं। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम Cl और 108 ग्राम Ag के द्वारा क्या क्या किसी भी एलिमेंट का, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, जो वेट 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम Cl और 108 ग्राम Ag के द्वारा रिएक्ट हो या डिस्प्लेस हो, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, यानी वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम Cl या 108 ग्राम Ag के द्वारा या तो रिएक्ट करे या डिस्प्लेस हो जाए, यानी रिएक्शन में आ जाए, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। क्लियर है बात? अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं, यहां पर मैं लेता हूं कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 और मैं आपसे पूछता हूं कि भैया कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? ठीक बात। अब यहां पर जो मैं कर रहा हूं उस तरीके को समझिएगा तो कंसेप्ट आपकी समझ में आएगा। एक बात ये बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 हाइड्रोजन 1 कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? सिंपल सी बात है। अब अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट ले लूं तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, ग्राम में ले लूं तो 1 ग्राम मान सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, ग्राम में मान लें तो 40 होगा,
तो क्या मैं बोलूंगा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 40 ग्राम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर है? अब अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं बोलूंगा 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा आधा यानी 20 ग्राम कैल्शियम के साथ। क्लियर है? जानबूझकर मैंने वेट ले लिया है कि जिससे आपको देखने में आसानी रहे। अब अगर 20 ग्राम कैल्शियम है तो जाहिर सी बात है हम बोल रहे हैं बाय वेट रिएक्ट करता है, तो क्या मैं बोलूंगा कि इस कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना होगा? 20 होगा। इसमें कोई समस्या आपके पास नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बात? अगली कहानी सेम, अगर मैं लेता हूं सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, क्या लेता हूं? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, और मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा सल्फर का इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना होगा? ठीक बात। आप अपने कंसेप्ट में आएंगे, आप बोलेंगे 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने सल्फर को डिस्प्लेस कर दे या रिएक्ट कर दे वो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक। क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि 2 ऑक्सीजन एक सल्फर को डिस्प्लेस कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं? अब 2 ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 यानी 16 दूनी 32, तो मैं यहां लिखूंगा 32। बाय वेट ले लूं तो मैं बोलूंगा 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। सल्फर का एटॉमिक वेट है 32 यानी कि 32 ग्राम सल्फर के साथ। लेकिन सल्फर का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि सल्फर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्ट करता है। तो क्या अगर मैं बोलूं 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो जवाब होगा 32/32 गुणे 8 ग्राम ऑक्सीजन। कैंसिल आउट करेंगे तो 8 आएगा, यानी मैं बोल सकता हूं कि इस कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होगा? सॉरी, सल्फर का निकाल, सल्फर का कितना होगा? 32 होगा। क्लियर बात? ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यही बात आप चाहे सिल्वर के लिए कर लें चाहे Cl के लिए कर लें, आसानी से आप ये बात कर सकते हैं। अगली कहानी, आप कहोगे सर क्या हर बार हम लोग इसी प्रकार से करेंगे? तो जवाब है नहीं। इक्विवेलेंट वेट किसी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में एटम का भी निकाला जा सकता है और पूरे मॉलिक्यूल का भी निकाला जा सकता है। तो हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट जो होगा वो क्या होगा? उस जनरल कंसेप्ट के लिए हम कहेंगे कि हमारा इक्विवेलेंट वेट, बात समझिएगा, अगर हमने एटम लिया तो हम एटॉमिक वेट कंसीडर करेंगे, और अगर हमने कोई मॉलिक्यूल लिया तो हम उसका मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर करेंगे। ठीक बात? डिवाइडेड बाय एक यहां पर नंबर है जिसको मैं बोल रहा हूं VF। VF का मीन्स है वैलेंसी फैक्टर। क्या मतलब है? वैलेंसी फैक्टर। इसी वैलेंसी फैक्टर को कुछ लोग या कुछ किताबों में N फैक्टर के नाम से भी जाना गया है। ठीक बात? अब ये बताइए, आप कहेंगे सर अगर हमें किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, वो एटम होगा तो हम एटॉमिक वेट रखेंगे, वो मॉलिक्यूल होगा तो हम मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, लेकिन डिवाइड करेंगे वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर से, तो क्या हमारी आने वाली थ्योरी इस बात पर डिपेंड करेगी कि अगर सर हमें ये निकालना आ जाए कि वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो हम किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट वहां पर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर को किस प्रकार से निकाला जाता है। क्लियर है बात? तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और है, इक्विवेलेंट वेट की अगर हम बात करेंगे तो वो एटॉमिक वेट वर्सेस
वैलेंसी फैक्टर है। तो एटम हो तो एटॉमिक वेट रखना, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर वेट रखना। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इसी के विषय में हम लोग यहां पर आगे बात करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको याद रखना है कि किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट वो होता है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के द्वारा बाय ग्राम में 8 ग्राम ऑक्सीजन के द्वारा, है ना, और अगर बात करें 35.5 ग्राम Cl के द्वारा या 108 ग्राम सिल्वर यानी Ag के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा हो या रिएक्ट हो रहा हो, वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। इतनी बात अगर आप याद रखते हैं तो आप आगे की चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर निकालने के मेरे पास 10 तरीके हैं, जिसे मैं 10 का दम के नाम से पढ़ाता हूं, और वो 10 तरीके अगर आपने समझ लिए तो आप आसानी से किसी भी चीज का वैलेंसी फैक्टर निकाल पाएंगे। इतना नोट डाउन आप करेंगे, इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब यार अगर बात की जाए कि वैलेंसी फैक्टर को कैसे निकालते हैं, तो मैंने जैसा बोला है कि 10 का दम यानी 10 तरीके अपने पास हैं, जिनसे बेटा अपन लोग वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक बात है। पहला तरीका है, अगर हमारे पास कोई चीज दी है और वो आयंस की फॉर्म में, यानी मैं बात कर रहा हूं कि ये पहला तरीका किसके लिए काम आता है, फॉर आयंस। क्लियर? कहा गया अगर कोई आयन है तो आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, अगर वो कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर वो क्या है, कैटायन, या टोटल नेगेटिव चार्ज अगर वो आयन क्या है, एनायन। यानी अगर किसी आयन का मुझे वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो मैं ये देखूंगा कि उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, उसे मैं कैटायन बोलूंगा। अगर मेरे पास कोई एनायन है यानी नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल कितना नेगेटिव चार्ज होगा उसे मैं उसका वैलेंसी फैक्टर बोलूंगा। तो अगर हम बात करें तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। पहला है फॉर कैटायन, यानी कैटायन के लिए क्या करेंगे, और दूसरा पार्ट है फॉर एनायन, यानी कि नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसके लिए क्या। और इन दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे कि हम वैलेंसी फैक्टर क्या बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, आप जरा बताइएगा। जैसे मैं आपके सामने लेता हूं K प्लस Na प्लस Ca प्लस 2 Al प्लस 3 H प्लस Mg प्लस 2 NH4 प्लस Cu प्लस और Cu प्लस 2। क्लियर? यहां पर जो हमारा कैटायन होगा वो एक एलिमेंट का भी हो सकता है और एक से ज्यादा एलिमेंट का भी हो सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब यार अगर हम बात करें और हम इनके वैलेंसी फैक्टर के बारे में बात करें, या जिनको हम बोलते हैं एन फैक्टर, वो क्या क्या हो। ठीक बात। तो हम लोगों ने बोला है कि अगर किसी भी कैटायन के बारे में हम बात करेंगे तो कैटायन के बारे में वैलेंसी फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन के बराबर होगा। तो अगर बात की जाए तो आप आसानी से देख सकते हैं K प्लस है तो इसका मतलब वैलेंसी जो है, चार्ज जो है वो +1 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, +1 नहीं होगा, यहां साइन का कोई मीनिंग नहीं है। Na प्लस है, वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। Ca प्लस 2 है, वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। Al प्लस 3 है, टोटल +3 चार्ज है, यानी वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। H प्लस है, वैलेंसी फैक्टर 1 होगा।
Mg+2 है, वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। NH4 प्लस अमोनियम आयन है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +1, यानी वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। Cu+1 है, वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, और Cu+2 है, तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। एक बात और याद रखना, Cu+ को बोलते हैं क्यूप्रस आयन, Cu+2 को बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। इतनी बात आपको याद रखनी। तो वैलेंसी फैक्टर आपके सामने। अब यार अगर मैं एनायन की बात करूं तो मैं कुछ एनायन यहां लिख रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सॉल्व करें। Cl-1 है, SO4-2 है, NO3- है, PO4-3 है, S2O3-2 है, H-1 है, CO3-2 है, और C2O4-2। ये हमारे पास है। अब यार बहुत सिंपल सी बात है, वैलेंसी फैक्टर और माइनस दिख रहा है यानी एनायन है, और वो होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर। तो अगर मैं यहां बात करूं कि भैया वैलेंसी फैक्टर क्या क्या होगा या एन फैक्टर क्या होगा, तो Cl-1 है यानी 1 होगा, SO4-2 यानी सल्फेट आयन है, -2 चार्ज है यानी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, NO3- नाइट्रेट आयन है यानी वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, PO4-3 फॉस्फेट आयन है, -3 चार्ज है यानी वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, S2O3-2 के लिए -2 चार्ज है, वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, H-1 चार्ज है, वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, CO3-2 कार्बोनेट आयन है, -2 चार्ज है टोटल यानी कि वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, और C2O4-2 यानी ऑक्सिलेट आयन है, वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। ये पहला पार्ट है। अगर हमारे पास कोई एन चार्ज आता है, चार्ज में वो कैटायन या एनायन आता है, तो हमारी जिम्मेदारी है उसके ऊपर प्रेजेंट टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज ही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, या आप उसी को एन फैक्टर भी बोल सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। क्लियर है? ये हम क्यों निकाल रहे हैं आपको बार बार याद होना चाहिए। अगर हमें किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, चाहे वो एलिमेंट हो, कैटायन हो, एनायन हो या मॉलिक्यूल हो, तो हमें उसका एटॉमिक वेट रखना पड़ता है या मॉलिक्यूलर वेट रखना पड़ता है या आयनिक वेट रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर करना पड़ता है। तो वैलेंसी फैक्टर वेरिएबल होता है, आपको उसे निकालना आना चाहिए। इतनी बात आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पार्ट फॉर आयंस कंप्लीट होता है। चलते हैं बेटा अपने अगले पार्ट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, फॉर बेस। अगर हमारे पास कोई बेस है तो हम उसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात हो रही है। 3 तरीके यहां दिए हैं। पहला है वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी बेस के 2 काम होते हैं। बेस का एक काम होता है OH- देना और दूसरा काम होता है H+ को एक्सेप्ट करना, वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। यानी किसी भी बेस की जो एसिडिटी होगी वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। दूसरा है वैलेंसी फैक्टर किसी भी बेस का इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH-। रिप्लेसिबल का मतलब OH कितने भी हो लेकिन कितने OH- वो निकाल सकता है। और तीसरा फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा बेस के केस में आप एक बात अपने बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि किसी भी बेस का वैलेंसी फैक्टर वो होता है जो उसके पास प्रेजेंट OH- होते हैं। यानी कि मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है। मैं बोलूंगा आप आज से याद रखिए किसी भी बेस का वैलेंसी फैक्टर वो होगा जितने OH ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर बात? अगर ये बात याद रखते हैं तो वैलेंसी फैक्टर निकालना है NaOH। कितना OH है? 1।
वैलेंसी फैक्टर 1। CaOH का होल ट्वाइस, कितना OH है 2, वैलेंसी फैक्टर 2। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कितना OH है 2, आंसर होगा 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना OH है 3, वैलेंसी फैक्टर होगा 3। CuOH कितना OH है 1, वैलेंसी फैक्टर होगा 1। CuOH का होल ट्वाइस कितना OH है 2, वैलेंसी फैक्टर होगा 2। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिनको याद आए उनके लिए अभी मैं कुछ एक नई बात बताऊंगा, OH 2 है यानी कि वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, OH 1 है यानी कि वैलेंसी फैक्टर 1। क्लियर बात? अब यहां पर ये तो समझ में आ गया कि किसी भी बेस का वैलेंसी फैक्टर अगर निकालना है तो सीधा तरीका उसके अंदर जितने OH प्रेजेंट हैं वही उसका वैलेंसी फैक्टर है। क्लियर बात? अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो आपको एक साइड में फ्री है आपके लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नीट में सवाल आ चुका है, इन दोनों को बोलते हैं एंटा एसिड। ये किसके तरीके काम करते हैं? एंटा एसिड के तरीके काम करते हैं। मतलब पेट दर्द की जो दवाएं हैं उन दवाओं में ये काम आता है। तो पूछा जाता है कौन एंटा एसिड होगा, वहां आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है, या तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को लगाइए या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप अपने आंसर में लगा सकते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है जिससे आपको बायोमोलिक्यूल्स या केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात आपको याद रखनी। तो बेटा हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ दिए। पहला, अगर कोई आयन दिया है, आपको रिवाइज भी करते चलना है, अगर कोई आयन दिया है तो आयन का मतलब वो कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी, तो उस पर प्रेजेंट टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज वैलेंसी फैक्टर होता है। अगर कोई बेस दिया है तो बेस में जितने OH प्रेजेंट होंगे वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। 2 बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरी बात की तरफ चलने वाले हैं, यानी किसी एसिड के लिए। तो इतना आपको नोट डाउन करते चलना है। चलते हैं बेटा अपने अगले पार्ट की तरफ। फॉर एसिड पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने आयंस के लिए पढ़ लिया, जितना पॉजिटिव या जितना निगेटिव चार्ज है वो वैलेंसी फैक्टर है। अगर कोई बेस दिया है तो जितना OH प्रेजेंट है वो उसका वैलेंसी फैक्टर है। लेकिन एसिड का केस ऐसा है जो केस थोड़ा सा खास केस है, इसे आपको याद रखना है, इसको आपको समझना पड़ेगा और पेपर के लिहाज से ये ज्यादा पूछा जाता है। समझिए, कहा गया किसी भी एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर उसकी बेसिसिटी है। एसिड जो होता है उसके 2 काम हैं। एसिड का काम है वो कितना H+ दे सकता है, दूसरा अगर H+ दे सकता है तो OH- को एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो कितना OH- एक्सेप्ट कर सकता है, ये किसी भी एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यहां लिखा है जिसे आपको याद रखना है, और इसे याद रखने के साथ साथ इसका यूज थोड़ा सा कठिन है, वैलेंसी फैक्टर एसिड का इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H आयन। टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H आयन। रिप्लेसिबल H आयन का मतलब कितने H+ निकल सकते हैं, ना कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि एसिड के अंदर कितने H दिख रहे हैं। बहुत लोग क्या पढ़ते हैं, एसिड का वैलेंसी फैक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने H दिख रहे हैं, क्योंकि वो बेस वाला पढ़ के आए हैं। याद रखिएगा ये कंसेप्ट पूर्णतया गलत कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने बोला है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात? तो अब आप बोलेंगे कि सर ये बताओ, आपने तो कहानी बता दी, अब ये हमें बताओ कि ये तो तय बात हो गई कि कोई एसिड दिया है तो उसके अंदर प्रेजेंट H से तो हम नहीं बता पाएंगे इसके अंदर कितने रिप्लेसिबल H आयन है। तो अब आप हमें ये बताओ कि हम कैसे जाने कि किसी भी एसिड में कितने रिप्लेसिबल H+ होते हैं। ठीक बात? तो अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने
इसको अलग अलग बांटा है। कैसे? अगर फास्फोरस के एसिड है, किसके एसिड है? फास्फोरस। अगर फास्फोरस के एसिड आपके पास है, एसिड की भी कैटेगरी है, पी से बना एसिड होगा, तो अगर बोला जाए फास्फोरस के एसिड हैं तो वहां पर तरीका क्या है? बोला गया कि यहां पर वैलेंसी फैक्टर जो होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट -1। क्या है भाई साहब? गौर से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। क्या? अगर फास्फोरस का एसिड दिया है तो वहां वैलेंसी फैक्टर होगा, उसमें जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं उसमें से एक कम कर दें। हाइड्रोजन नहीं देखना है, क्या? ऑक्सीजन जितने हैं उनमें से एक आप कम कर दीजिए। बोले ठीक बात। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमारे सामने आया H3PO4, H3PO3, H3PO2। क्लियर है बात? और हमसे पूछा गया कि भाई ये एसिड है। अब सब में 3-3 H दिख रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया है क्या, एसिड के अंदर कितने H दिख रहे हैं, इससे कभी भी वैलेंसी फैक्टर को तय नहीं करना है। ये गलत मेथड है, यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर बनना है आपको। तो अब अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर हमारा वैलेंसी फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? फास्फोरस के एसिड है, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 4। 4 का मतलब 4 में से एक कम, यानी वैलेंसी फैक्टर हुआ 3। 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यानी 3 में से एक कम, वैलेंसी फैक्टर हुआ 2। 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2 में से एक कम, यानी वैलेंसी फैक्टर हुआ 1। यानी फास्फोरस के एसिड्स में हम वैलेंसी फैक्टर किसी भी एसिड का इस प्रकार से निकालेंगे, उसमें जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं उनमें से एक हम कम कर दें। क्लियर है बात? अगली कहानी, अगर बोला गया कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक एसिड, क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। अब यार क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना कंपाउंड होना चाहिए। तो बोला गया कि किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में अगर हमें क्या निकालना है? वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर एसिड के रिस्पेक्ट में डिपेंड करता है नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, यानी उसके अंदर कितने OH प्रेजेंट है। OH प्रेजेंट होंगे तो उसी से रिप्लेसेबल H प्लस पता चल जाएगा, यानी वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। तो फिर से समझिए, कंफ्यूज मत होइए। अगर फास्फोरस का एसिड है तो वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका, जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं एक कम कर दो, वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा एसिड का। अगली कहानी, अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड है तो वैलेंसी फैक्टर, ऑर्गेनिक एसिड कैसे पता चलेगा? उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूर होगा। वहां पर अगर हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो उसके अंदर जितने OH ग्रुप दिख रहे होंगे वही हमारा वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, पहला है CH3COOH, समझिए ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। मैंने पूछा भैया वैलेंसी फैक्टर बताओ, तो आपने कहा कितना OH दिख रहा है? 1, यानी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया एसिडिक एसिड का? 1। क्लियर बात? अगला, अगर मैंने कहा HCOOH है, यानी फॉर्मिक एसिड है, वैलेंसी फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे 1 OH नजर आ रहा है, यानी वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। क्लियर है बात? अगले वाले में अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कहा गया H2C2O4 है, यानी ऑक्जेलिक एसिड है, इसका नाम क्या है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक बात, मैंने ऑर्गेनिक में आपको पढ़ा रखा है। ऑक्जेलिक एसिड है तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? अब आपको फंसना पड़ेगा। फंसना इसलिए पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि यहां से आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है COOH COOH। अब नजर आएगा। अब ये बताइए इसके अंदर कितने OH ग्रुप हैं? 1,
और एक 2, यानी वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद ये दोनों आपके सामने आ गए। इसके बाद आपको कहा गया इन दो कैटेगरी को छोड़कर, इन दो कैटेगरी को छोड़कर कहा गया इनके अलावा जितने H उतना वैलेंसी फैक्टर। क्या भैया? इन दो कैटेगरी को छोड़ दो, ऑर्गेनिक एसिड नहीं होना चाहिए, फास्फोरस से बना एसिड ना हो। अगर इन दोनों में से छोड़कर कुछ भी आया तो कहा गया कि जितने H होते हैं वही उस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैं आपसे अगर पूछूं HCl है, H2S है, H2SO4 है, H2SO3 है, H2SO5 है, H2S2O7 है, H2S2O8 है, HNO3 है, HClO4 है, N3H है, कुछ भी हो सकता है ना। अब ये जाहिर सी बात है, ना ये फास्फोरस के एसिड है, फास्फोरस नहीं है, ना ये ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होना चाहिए, नहीं है। यहां पर बोला गया अगर इनके रिस्पेक्ट में आप आ जाइए और आपसे पूछ लिया जाए कि भैया वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो आपने कहा कि भाई साहब इनको छोड़कर जितने भी एसिड है उनका वैलेंसी फैक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितने H है। हमें स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहा गया HCl एक H है यानी वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, H2S 2 H है वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, H2SO4 2 होगा 2 H है, H2SO3 2 होगा, H2SO5 2 होगा क्योंकि 2 H मौजूद है, H2S2O7 2 H है 2 होगा, H2S2O8 2 H है 2 होगा, HNO3 एक H है 1 होगा, HClO4 अब मैं यहां पर लिख नहीं सकता, बता सकता हूं HClO4, HClO3, HClO2, HClO 4 तरीके का एसिड है, सब में एक ही H है तो कोई भी आ जाए वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। N3H नाम यूज कर सकते हैं, हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं। N3H एक H प्रेजेंट है यानी वैलेंसी फैक्टर 1। ठीक बात, यहां तक तो आपने सारी कहानी समझ ली। अब यार क्योंकि केमिस्ट्री है और अगर दोस्त यहां एक्सेप्शन ना आए तो मजा नहीं आता है, तो अब अगर मैं बात करूं इन सबको देखने के साथ आपको लग रहा होगा कि अब तो सर कोई भी एसिड आएगा तो मैं पकड़ लूंगा, फास्फोरस से बना अगर होगा वो एसिड तो इसका मतलब है उसमें जितने ऑक्सीजन है एक घटा दूंगा, अगर ऑर्गेनिक एसिड होगा यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होगा तो जितने OH होंगे वो वैलेंसी फैक्टर होंगे। इनको छोड़कर अगर कोई आ गया यानी सल्फर का बना हुआ, Cl का बना हुआ, तो मैं समझ जाऊंगा जितने H हैं उतना वैलेंसी फैक्टर होगा। आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है और ये आपको 100% ध्यान रखना है। क्या? H3BO3, H3BO3 समझना वमझना कुछ नहीं है दोस्त, कोई समझ के नहीं समझ पाता है, पेपर में भूल जाता है। H3BO3 जो है अगर ये एसिड हमारे सामने आया तो हमें याद रखना है कि भाई साहब 3 H जरूर है मगर इसका वैलेंसी फैक्टर 1। बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे तो आगे की बात करेंगे। H3BO3 अगर कभी आया इसको बिल्कुल अलग से भैया आप कॉपी करिएगा। H3BO3 अगर आया तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो मैंने आपको यहां पर 10 का दम में तीसरा पॉइंट भी पढ़ा दिया
पहला पढ़ाया फॉर आयंस के लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, दूसरा पढ़ाया क्या फॉर बेस के लिए कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, तीसरा फॉर एसिड के लिए कैसे वैलेंसी फैक्टर निकाला जाता है। वैलेंसी फैक्टर इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर वैलेंसी फैक्टर निकाल पाए तभी हम इक्विवेलेंट वेट निकालने की स्थिति में आ पाएंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। आप इसको वीडियो को रोककर पूरा प्रॉपर नोट डाउन करिए। चलते हैं बेटा आगे चौथे पार्ट की तरफ। क्या है समझिएगा। इफ अ बेस इज प्रेजेंट इन अ रिएक्शन, और रिएक्शन कैसी लिखी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर बात। अब आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए क्या, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, उसमें कितने OH माइनस प्रेजेंट है, OH देख के बता देते थे। यहां बोला गया है कि हमें बेस का वैलेंसी फैक्टर तो निकालना है, लेकिन कब निकालना है, जब वो किसमें हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिन बच्चों को नहीं पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट। रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, कहा गया कि अगर ऐसा बेस जो किसी एसिड के साथ रिएक्शन में प्रेजेंट हो, किसके साथ, किसी एसिड के साथ रिएक्शन में प्रेजेंट हो, और रिएक्शन में प्रेजेंट होके हम उसका वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हो, तो उस समय हमें याद रखना है उस बेस का वैलेंसी फैक्टर, उस बेस का वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ चेंज इन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, चेंज इन रिप्लेसिबल OH आयन। क्या, यानी कितने OH माइनस का चेंज हुआ, कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी क्लियर हो जाएगा। चेंज इन रिप्लेसिबल OH आयन इन पर मोल। पर मोल का मतलब उसका कोई भी कोफिशिएंट दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसे 1 मानकर चलोगे, चाहे 2 लिखा हो चाहे 4 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी रिएक्शन में वो कितने OH माइनस का आदान प्रदान कर रहा है करते समय, वो उस बेस का वैलेंसी फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल बेटा मैं लेता हूं, अगर मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिएगा, और मैं बहुत आसानी से 2 एग्जाम्पल से चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, HCl के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करके बनाया CaOH Cl, और बाकी पार्ट ने बनाया वाटर। जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं, ठीक बात है। अब यहां आते हैं, ये रिएक्शन है और मुझसे सवाल ये पूछा गया, क्या, देखिएगा बड़े गौर से, कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन रिएक्शन, यानी रिएक्शन में, या मैं इक्विवेलेंट वेट को हटा दूं क्योंकि हम लोग n फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं वैलेंसी फैक्टर, है ना, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन में क्या है। ठीक बात। आप जरा अपने बेसिक पे आ जाइए, क्या याद कर रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्या है, एक बेस है। बेस का वैलेंसी फैक्टर होता है 2, यहां पर क्योंकि 2 इसलिए क्योंकि जितने OH प्रेजेंट है वो वैलेंसी फैक्टर होता है। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया है रिएक्शन में अगर बेस प्रेजेंट है। अब बोला गया रिएक्शन में बेस अगर प्रेजेंट है तो बोला गया जो टर्म है टोटल नंबर ऑफ चेंज इन रिप्लेसिबल OH आयन, यानी कितने OH आयन का रिप्लेसमेंट हुआ, और पर मोल का मतलब कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 ही। अब ये बताइए, अगर मैं यहां से यहां देखूं इधर, तो यहां पर 2 OH है और यहां पर 1 OH प्रेजेंट है। इसका मतलब
मैं बोलूंगा कि यहां पर रिप्लेसिबल OH आयन इस रिएक्शन में कितना है? एक ही रिएक्शन, एक ही OH माइनस का आदान प्रदान हुआ है। इसका मतलब इस रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा हमारा? 1। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक बात। अगर इसी का दूसरा एग्जांपल ले ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 times HCl gives CaCl2 plus 2 times water, ये दिया गया। और हमसे आप पूछा गया वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर क्या है। तो जाहिर सी बात है, पुराना क्या है उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, कैल्शियम पकड़ लो, और कैल्शियम अगर पकड़ लिए तो आप ये बोलोगे कि यहां से यहां तक जाने में हमें नजर आ रहा है 2 OH माइनस गायब हो गए, यानी इसने 2 OH माइनस रिप्लेस कर दिए। तो मैं बोलूंगा यहां से रिप्लेसिबल OH माइनस कितने हैं हमारे पास? 2। क्लियर बात। पहले एक ही था, अब कितना इस रिएक्शन में दिख गया? 2 है। तो जितने रिप्लेसिबल OH माइनस होते हैं वही वैलेंसी फैक्टर होता है, यानी हमारा आंसर कितना होगा? 2। इंपॉर्टेंट बात, पर मोल लिखा है, 1 मोल के लिए बात हो रही है, यानी यहां पर कुछ नहीं लिखा है इसलिए मैं 1 मान रहा हूं, तो ये 1 मोल है। कल को अगर यहां कोई नंबर लिखा होता तो मैं निकाल लेता रिप्लेसिबल OH आयन, और उसके बाद वो जो नंबर लिखा है उस नंबर से डिवाइड करता, तभी तो पर मोल आता। तो ये बात आपको याद रखनी है, और ध्यान रखना है कि अगर कोई बेस किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रेजेंट है, यानी एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है, तो हमें वहां यह देखना है कि उसका वैलेंसी फैक्टर इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने कितने OH माइनस उस रिएक्शन में प्रदान किए या अपनी तरफ से गिफ्ट किए, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। ये 2 एग्जांपल याद रखेंगे तो कभी कोई गलती आपसे नहीं होगी। तो अगला वाला पार्ट आपकी समझ में आना चाहिए कि अब हम यहां पे एसिड ले लेंगे, है ना। तो इसको नोट करिए और अगले पार्ट पे चलते हैं। चलते हैं बेटा अगले पार्ट की तरफ। क्या है? 5वां पार्ट, इफ एसिड इज प्रेजेंट। इस बार हमारे सामने कौन आया? एसिड प्रेजेंट इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही होती है, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं। इस बार उसने बोला अगर वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ चेंज इन रिप्लेसिबल H आयन पर मोल, यानी पर मोल उस रिएक्शन में उस एसिड ने कितने H प्लस का आदान प्रदान किया है, यानी कि कितने H प्लस उसने अपने पास से निकाले। ठीक बात। अब जरा मुझे मेरे पास आइए और मुझे बताइए क्या ये H2SO4 है? और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ना ही ये फास्फोरस वाला केस है, ना ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला केस है। इसका मतलब ये तीसरा वाला केस है, यानी तीसरे केस में कोई भी एसिड दिया हो तो उसका वैलेंसी फैक्टर जितने H होते हैं वो होता है। तो इसका मतलब है इसके पास वैलेंसी फैक्टर जो है इसका 2 है अभी, लेकिन हमें H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन में बताना है। H2SO4 वैलेंसी फैक्टर इन रिएक्शन बताना है। क्या था, घर से क्या लेके आया था उससे कोई मतलब नहीं। तो एक बात बताइए, अगर वैलेंसी फैक्टर 2 है तो 2H प्लस इसके पास है, ये बात तय है। ठीक बात। अब अगर हम इसे कंपेयर करें यहां से यहां, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहां से यहां में 1H कम हो गया। 1H कम हुआ है मतलब 1H इसने दिया होगा,
यानी मैं बोल सकता हूं कि रिप्लेसिबल H आयन कितना है? एक। कितना था नहीं, मतलब कितना है? एक। तो एक रिप्लेसिबल H आयन अगर है तो हमारा वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का इस रिएक्शन में क्या होगा? 1 होगा दोस्तों। ये बात आपको याद है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से लिख दूं, मैं लिखता हूं H2SO4 प्लस 2 टाइम्स NaOH, ठीक बात। और आगे आया Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स वाटर, ये आया। और हमसे पूछा गया कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 इन रिएक्शन, इस रिएक्शन में H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? अब हम अपने बेसिक पे रहेंगे। क्या? H2SO4 एक नॉर्मल एसिड है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। नॉर्मल पूछेगा H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, कहेंगे भैया 2 होता है, 2 H होते हैं इसके अंदर, ठीक बात। लेकिन रिएक्शन में पूछा गया तो अब क्या करेंगे? तरीका, जो चीज कॉमन है उससे पकड़ लो। H तो नहीं दिख रहा, SO4 दिख रहा है, तो SO4 यहां से निकल के यहां पहुंचा। अब यहां से यहां पहुंचने में क्या हाइड्रोजन गायब हो गए? 2 वैलेंसी फैक्टर था यानी 2H प्लस दे सकता था, तो बोला गया दोनों H गए, यानी रिप्लेसिबल H आयन कितने हैं? 2। अब क्योंकि परमोल शब्द का प्रयोग किया गया है, मैंने आपसे बार बार बोला है कि आपको इसको ध्यान रखना है। परमोल शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब कोफिशिएंट देख लो क्या है? 1 है, यानी पर मोल H2SO4 यानी 1 मोल H2SO4 इस रिएक्शन में 2 H आयन रिप्लेस करता है। तो क्या वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ चेंज इन रिप्लेसिबल H आयन पर मोल, यानी कि 2 H प्लस रिप्रेजेंट निकाले गए, यानी आंसर क्या होगा? 2। तो कोई भी अगर एसिड या बेस आता है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो बातें मैंने बताई हैं ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा, मैं सब कुछ यहां नहीं लिख सकता, आप उसे अपनी भाषा में जरूर एक जगह नोट कर लें, क्योंकि पेपर में आपके बहुत काम आने वाला है। तो इतनी बात ध्यान रखिए, फिर आगे चलते हैं, यानी कि छठे नंबर। चलते हैं बेटा, अगला पार्ट है, यानी पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं। 5 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं 10 कदम में। छठा पार्ट है फॉर नॉर्मल सॉल्ट। ठीक बात, या तो नॉर्मल सॉल्ट बोलो या नॉर्मल कंपाउंड बोलो, एक ही बात। पहले तो लैंग्वेज समझना आना चाहिए। अब नॉर्मल सॉल्ट या नॉर्मल कंपाउंड क्या होता है ये समझिएगा। तो कहा गया ऐसा कंपाउंड जिसके पास रिप्लेसिबल H प्लस या OH माइनस ना। 1 लाख रुपए की बात है दोस्त। क्या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नॉर्मल कंपाउंड या नॉर्मल सॉल्ट वो होता है जिसके पास H या OH ना। मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल सॉल्ट या नॉर्मल कंपाउंड वो होता है जिसके पास H प्लस या OH माइनस रिप्लेसिबल ना हो। मतलब अगर H है भी तो वो H प्लस के तरीके ना निकाल पाए तो वो नॉर्मल कंपाउंड कहलाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जितने भी कंपाउंड हैं, इन सारे कंपाउंड के लिए बोला गया कि भैया अगर आपको कभी भी वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो वैलेंसी फैक्टर देखते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, या तो आप उस कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो। क्या देख लो? टोटल पॉजिटिव चार्ज।
कि भैया टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, वो वैलेंसी फैक्टर होगा। या अगर ये ना देख पाए तो आपके ऊपर है, आप देख सकते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। याद रखिएगा दोनों नहीं देखने, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो। क्लियर है बात? अब अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि अगर आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है, क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप के, पीरियोडिक टेबल का लेक्चर पड़ा हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के अगर एलिमेंट हैं तो क्या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम यही होंगे, और इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, +1 होता है। सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट अगर आपके पास है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, तो उनके लिए अगर बात करेंगे तो चार्ज होता है +2 होता है। क्लियर है बात? अगर कभी आपका मन करे तो आप ध्यान रखिए कि एल्युमिनियम जो होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +3 होता है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक बात। अगर आपको कभी कोई कंपाउंड में एनायन दिखेगा तो मान लीजिए अगर आपको NO3 दिखा तो आप अलग अलग मत जाइए, NO3 पे चार्ज -1 होता है। अगर आपको कार्बोनेट यानी CO3 दिखा तो आपको याद रखना है कि बेटा उस पे चार्ज -2 होता है। क्लियर है? अब अगर हम यहां एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपसे बोलता हूं कि भैया आपको बताना है वैलेंसी फैक्टर फॉर Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? क्लियर है भाई? अब यार आप सबसे पहले देख लो कि भैया हाँ ये एक सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, कोई H+OH- देने की स्थिति में है नहीं। अब बोलोगे सर या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लें या टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लें, लेकिन उससे पहले ये तो पता हो कि कैटायन क्या है और एनायन क्या है। तो जरा ये बताइए, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या एल्यूमिनियम का मतलब Al+3 है और सल्फेट का मतलब SO4-2। क्लियर है बात? एल्यूमिनियम हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। सल्फेट हमारे पास कितना है? 3। चार्ज हमेशा बैलेंस होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज एक एल्युमिनियम पर +3, तो 2 पर कितना होगा? +6 होगा। यहां पर अगर मैं बोलूं कि बेटा टोटल नेगेटिव चार्ज, तो आप बोलोगे एक सल्फेट पे -2, 3 सल्फेट है यानी -6 होगा। चार्ज का कोई मतलब नहीं। सवाल है वैलेंसी फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लोगे तब भी 6 बोलोगे, टोटल नेगेटिव चार्ज लोगे तब भी 6 बोलोगे, यानी हमारा आंसर होगा यहां पर कि वैलेंसी फैक्टर कितना है यहां पर एल्युमिनियम सल्फेट का? 6। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली। ठीक बात। अब यार यहीं पर ही अगर मैं कुछ सवाल ले लूं और आपसे पूछूं कि मान लीजिए Na2SO4 है, ठीक, अगर मैंने बोला AlCl3 है, अगर आपसे मैंने बोला Na3PO4, समझिएगा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया इन तीनों का वैलेंसी फैक्टर बता दो क्या होगा। समझिएगा, तरीका समझिए और थोड़ा तेज काम करिए। अगर मैं बोलता हूं सोडियम, तो क्या वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, यानी सोडियम के ऊपर, एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा। जहां से आपको आसान लगे वहां से आप करिए। अगर +1 है तो 2 पे चार्ज +2 होगा, और आप बोल रहे हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो आप सल्फेट की तरफ मत जाइए, बोलिए टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 है, यानी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा यहां पर। क्लियर है बात? AlCl3 का वैलेंसी फैक्टर, सोडियम का नहीं निकाला है, वैलेंसी फैक्टर Na2SO4 का निकाला है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बेटा।
Na2SO4 का निकाला है। वैलेंसी फैक्टर AlCl3 का कितना होगा? अब आपको पता है एल्युमिनियम पे चार्ज +3 होता है, एक एल्युमिनियम है यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज +3 होगा, तो आप बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी 3 होगा। Na3PO4 आप फिर बोलेंगे एक Na पर चार्ज +1 होता है यानी 3 Na है तो +3 चार्ज होगा, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 है यानी वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। क्लियर है बात? इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा NaCl हमारे पास है, वैलेंसी फैक्टर NaCl का कितना होगा, तो अब आप थोड़ा तेज करिए, आप बोलेंगे एक Na है यानी कि उस पे चार्ज +1 होता है यानी वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। वैलेंसी फैक्टर को कभी भी चार्ज से मत यूज करिएगा क्योंकि वैलेंसी फैक्टर एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये बात आपको याद रखनी है, और पर मोल काम करती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास आता है K3FeCN का होल 6 और मैं कहता हूं कि वैलेंसी फैक्टर इसी का बताना है K3FeCN का होल 6, तो बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ निकालने के चक्कर में होते हैं। एक बात बताओ गुरु, टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो तब भी काम बन जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लो तब भी काम बन जाएगा। अब आप किसको पहचानते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पोटेशियम पकड़ में आ गया, पोटेशियम के ऊपर चार्ज है +1, 3 पोटेशियम है यानी चार्ज है +3, तो आप आगे मत देखिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज +3 है यानी वैलेंसी फैक्टर 3। आगे जाएंगे तो फंस जाएंगे। क्लियर बात? अगली कहानी क्या बोला गया, अगर आपके पास आप वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए, अगर आप वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं ठीक बात, तो याद रखिएगा दुनिया में जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है जैसे CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O, क्लियर है, इनमें H2O लगा हुआ है। आपको याद रखना है अगर आप वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं और आपके सामने आपकी लड़ाई किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट से हो जाती है, किससे हो जाती है? हाइड्रेटेड सॉल्ट से, तो आपको याद रखना है अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो आपको याद रखना है H2O कितने हैं मत देखो, यानी आप अपने बेसिक पे रहिए, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज देखिए, वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो वाटर कितने हैं देखने की जरूरत नहीं। ठीक बात। दूसरी बात, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं और आपकी लड़ाई हाइड्रेटेड सॉल्ट के सामने आ जाए, यानी कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट आपके सामने आ जाए जिसमें .H2O दिया हो, तो आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर वेट निकालते समय आप बोलेंगे जितने H2O हैं उनका वेट भी ऐड करो। मॉलिक्यूलर वेट निकालते समय आपको H2O का वेट ऐड करना पड़ेगा। वैलेंसी फैक्टर निकालते समय हाइड्रेटेड सॉल्ट में कितने H2O हैं, इट डजेंट मैटर, आपको वो देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं और मैं आपसे बोलता हूं CuSO4.5H2O हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जो बच्चे इसको समझते हैं इसका नाम है ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ब्लू विट्रॉल। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि भैया इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा हाइड्रेटेड सॉल्ट है
वाटर कितने हैं मत देखो, यानी मैं वाटर की तरफ नजर नहीं दिखाऊंगा। अब मुझे अगर वैलेंसी फैक्टर निकालना है इस पूरे का CuSO4.5H2O का, समझिएगा, तो मैं कहूंगा कि अब मैं इतने पार्ट को देखूंगा, कॉपर है और सल्फेट है। जाहिर सी बात है सल्फेट पे चार्ज होता है -2, कॉपर पे चार्ज होता है +2। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले ले या टोटल नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 है, यानी कि मैं 2 लूंगा, तो वैलेंसी फैक्टर यहां कितना होगा 2 होगा। जितनी बातें बेटा बताई हैं उन बातों को बिल्कुल गांठ बांध लो, क्योंकि उसके आगे ना पेपर में कुछ आएगा और ना ही आज तक आया है। जो बता रहा हूं वही सही है और इसके आगे कुछ भी ऊपर आने वाला नहीं है। इतनी बात आपको किसी भी नॉर्मल सॉल्ट के लिए याद रखनी है, नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अगला पार्ट है अपना, अगर हमारे सामने कोई बेसिक सॉल्ट दिया, अब आपके मन में क्या आएगा कि सर हमने नॉर्मल सॉल्ट तो पढ़ लिया, बेसिक सॉल्ट क्या होता है? अभी मैंने पीछे बताया था कि बेटा नॉर्मल सॉल्ट वो होता है जिसके अंदर रिप्लेसिबल H+ या OH- ना हो, यानी वो चाहकर भी H+ या OH- ना दे पाए। होता क्या है, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं कि वो सॉल्ट तो बन जाते हैं, यानी कैटायन एनायन बन जाता है, लेकिन उनके अंदर अभी भी इतनी आग बची होती है कि इक्का दुक्का H+ या OH- निकालने की क्षमता रहती है। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिक सॉल्ट। और कहा गया कि अगर कोई बेसिक सॉल्ट आपके सामने आए तो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH है। तो आप कहेंगे सर ये लाइन तो आप बार बार बोल रहे हैं, इससे हम कैसे जान पाएंगे कि रिप्लेसिबल है या नहीं है? तो उसका बढ़िया तरीका है क्या, अगर किसी सॉल्ट के अंदर यानी कैटायन एनायन दोनों आ गए, सॉल्ट के अंदर अभी भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे जितने OH प्रेजेंट हैं वो उस बेसिक सॉल्ट। पहली बात, OH अगर प्रेजेंट है, सॉल्ट है, कैटायन एनायन दोनों है। जैसे कि अगर मैं बोलूं CaOHCl, तो Ca+2 भी है, OH- भी है, Cl- भी है, यानी OH- है, यानी वो सॉल्ट बेसिक होगा। यानी अगर रिप्लेसिबल OH आयन है तो वो बेसिक सॉल्ट होगा, और उसमें जितने OH हैं वो उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल हम उसी को ले रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास है CaOHCl, क्लियर बात, मैं यहां एक साथ ले रहा हूं। दूसरा है AlOH का होल ट्वाइस Cl। तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं AlOHCl। बात समझिए। अब एक बात मुझे बताइए, ये जितने हैं ये सब सॉल्ट हैं, कैटायन भी है एनायन भी है, मगर क्या इनके अंदर OH प्रेजेंट है? तो अगर OH प्रेजेंट है तो भाई साहब ये सब कैसे हैं, बेसिक सॉल्ट है। और अगर हमें इनका वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो वैलेंसी फैक्टर ये कहता है कि इनके अंदर प्रेजेंट OH जितने हैं वही इनका वैलेंसी फैक्टर है। तो भैया इसके अंदर कितना OH दिख रहा है, 1, यानी वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। इसके अंदर कितना OH दिख रहा है, 2, यानी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। इसके अंदर कितना OH दिख रहा है, 1, यानी वैलेंसी फैक्टर 1। क्लियर है बात? अब यार एक बात ये बता दो, अगर मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिख दूं कि भैया AlCl3 जो है इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, समझिएगा, पीछे की चीज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर Al है और Cl है, यानी Al पे चार्ज +3 है और Cl पे चार्ज -1 है। अब यहां कोई OH- प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे सॉल्ट जिनमें H+ रिप्लेसिबल H+ या रिप्लेसिबल OH- आप लिख सकते हैं, ऐसे सॉल्ट जिनमें रिप्लेसिबल H+ या रिप्लेसिबल OH- दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो कैटेगरी में आते हैं नॉर्मल सॉल्ट। यानी अलग से एग्जांपल, ये क्या हुआ, नॉर्मल सॉल्ट।
अब नॉर्मल सॉल्ट हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं, नॉर्मल सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर किस बात पे डिपेंड करता है? तो जवाब है भैया नॉर्मल सॉल्ट अगर देखना है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज देख लो। टोटल पॉजिटिव चार्ज Al 1 है प्लस 3 चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 हुआ, यानी कि वैलेंसी फैक्टर 3। ये हमारा आंसर होगा। तो ये भाई साहब हमारा 7वां पार्ट है। आप आराम से इसको नोट करिए और एक एक चीज लिखते जाइए। जितना मैं आपको 10 चीजें बताऊंगा उसके बाद कभी भी आप वैलेंसी फैक्टर निकालते समय परेशान नहीं होंगे, ये गारंटी है। अब बेटा ये अगला पार्ट है और मैं यहां लिख दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि बहुत लोगों के सर के ऊपर से निकलने वाला है अगर आप इसको सही से नहीं समझे तो। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट में जितने OH थे उसी से काम बन जाता था। एसिडिक सॉल्ट अलग है। टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H आयन, साला बहुत मुश्किल है। रिप्लेसिबल H आयन, ये टर्म ही बहुत गड़बड़ है क्योंकि पता ही नहीं चलता कितना रिप्लेसिबल है। वो बोल रहा है कि किसी भी एसिडिक सॉल्ट का, एसिडिक सॉल्ट का मतलब सॉल्ट बना और उस सॉल्ट के अंदर अभी भी आग बाकी है और वो कुछ H+ निकाल सकता है, तो जितने H+ निकाल सकता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। अब किसी ने पूछा कि भाई इसको कैसे करें, सवाल को कैसे करें, तो मेरा कहने का मतलब है एनायन में जितना कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है उतना H यानी कि H+ जोड़कर एसिड बना लो। क्या तरीका है भाई, फिर से समझना। तुम कहोगे पता नहीं क्या लिख दिया। मैं कह रहा हूं एनायन में जितना कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना H+ जोड़ के एसिड बना लो। ठीक, फिर दिए एनायन से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेयर कर लो। मतलब पहले बना लो और फिर दिए एनायन से कंपेयर कर लो। आते हैं, समझिए। एक बात बताइए, Na 1 है यानी पॉजिटिव चार्ज कितना है? +1। बाकी बचे पर HSO4 पे चार्ज कितना आएगा? -1। मैंने कहा कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना H+ जोड़ दो, तो 1+ है यानी 1 जोड़ दें। तो अगर हम इसमें 1 H+ जोड़ दें तो ये बन जाएगा H2SO4। क्लियर है? अब एक बात बताइए, अगर आप H2SO4 की बात करें तो अभी आपने बोला था किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने H+ है। तीसरा केस पढ़े थे, कोई दूसरा कंपाउंड दिया हो तो जितने H उतना वैलेंसी फैक्टर, यानी H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना? 2। कितना है? 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वैलेंसी फैक्टर है, मतलब रिप्लेसिबल H आयन 2 होते हैं, है नहीं गुरु? अगर H2SO4 छोड़ दिया है, अगर H2SO4 होता तो रिप्लेसिबल H आयन 2 होते, ये तय बात। अब आपने कहा कि भाई साहब हम पहुंचे HSO4 माइनस, तो क्या यहां से वापस जाते समय एक H कम हो गया, यानी एक रिप्लेसिबल H आयन कम हुआ, इसका मतलब एक अभी भी बाकी है। तो क्या सवाल है? वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H आयन।
तो क्या मैं बोलूंगा, इस कंपाउंड के पास रिप्लेसिबल, आर से समझ जाएंगे, एच आयन कितना है 1, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। बात खत्म। अब आपको कंपैरिजन करते रहना है। अगला आ जाते हैं, फिर से देखिए, ये Na+1 है, कैटायन पकड़ लो, बाकी बचा पार्ट उस पे चार्ज -1 होगा। जितना चार्ज कैटायन पे है उतना H+ दे दो, एक पकड़ा दो भाई साहब को वापस, तो भाई साहब से बोले तुम पहुंच जाओ H3PO। फास्फोरस से बने जितने भी एसिड होते हैं उनके पास रिप्लेसिबल H आयन निकालने का तरीका या वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। 4 ऑक्सीजन है, एक कम हो जाएगा, यानी H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। 3 होता है। H3PO4 हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इससे इसमें जाएंगे तो एक H कम हो जाएगा, मतलब 3 रिप्लेसिबल H आयन यहां थे, 3 से 2 बचेंगे। कितने बचेंगे 2। तो क्या मुझे इस कंपाउंड के रिप्लेसिबल H आयन मिल गए, कितने हैं 2। तो मैं कहूंगा भाई साहब इस कंपाउंड में रिप्लेसिबल H आयन, ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, रिप्लेसिबल H आयन कितने होंगे 2। तो अगर 2 रिप्लेसिबल H आयन है तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। वीडियो को बार बार रिमाइंड करके जो बोला है उसको सुनते रहना, वरना चले जाओगे। यहां आते हैं, Na2HPO4, Na पे चार्ज +1, 2 Na है मतलब चार्ज +2, क्योंकि लिखा है ना एनायन में, क्या लिखा है एनायन में जितना कंपाउंड में अगर कोई हमारे पास दिया है एसिड में, तो मैं बोल सकता हूं क्या, एनायन में जितना कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है उतना जोड़ दो, एनायन में जोड़ना है, ठीक है ना। तो आते हैं एनायन, ये HPO4 -1, 2 Na+ है यानी +2 चार्ज है, तो 2 H+ जोड़ेंगे तो कितना आएगा H3PO4। पीछे कर चुके हो, H3PO4 है तो वैलेंसी फैक्टर कितना है गुरु 3 है। ठीक बात, वापस ऊपर वाले से कंपेयर करो, 3 H+ दे सकता था, 2 गए तो बचा 1, यानी 1 अभी दे सकता है। तो इसका मतलब यहां पर अगर बात करें तो रिप्लेसिबल H आयन कितना है, 1 बाकी है, 1 बाकी है तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 होगा। क्लियर है भाई। यहां आते हैं, Na+1, बाकी बचा चार्ज -1, इतने पे बाकी। अब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना H+ दे दो, तो एक H+ पकड़ा दो, H3PO3। अब फास्फोरस से बना कंपाउंड है, जितने हाइड्रोजन वो जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम कर दें तो वैलेंसी फैक्टर निकाल आता है। तो क्या मैं बोलूंगा यहां वैलेंसी फैक्टर 2 का मतलब 2 रिप्लेसिबल H आयन है। यहां से यहां जाने में क्या एक H कम हो गया है, मतलब एक रिप्लेसिबल H आयन चला गया, एक अभी भी इसके अंदर बाकी है। दिख 2 रहे हैं मगर होगा 1, क्योंकि दिख 3 रहे थे, वैलेंसी फैक्टर था 2। तो क्या मैं ये बोलूंगा इस कंपाउंड के लिए रिप्लेसिबल H आयन 1 है, यानी वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिवाइंड कर करके बार बार सुनिए। यहां आते हैं, तो क्या ये सब, इन सबके पास रिप्लेसिबल H आयन है, यानी ये सब एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट होने की प्रॉपर्टी है रिप्लेसिबल H आयन होना चाहिए। Na2HPO3, यहां आते हैं, 2 Na है, पर Na पे चार्ज +1 है, यानी +2 चार्ज हुआ, तो इसका मतलब है यहां पर अगर मैं आऊंगा तो HPO3 लिखा हुआ है, HPO3 का मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज -2 होगा। अब 2+ है यानी 2 H+ पकड़ा दो, तो 2 H+ पकड़ाए तो कितना आया H3PO3। H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। अब ये बताइए अगर वैलेंसी फैक्टर 2 है तो क्या इसका मतलब इसके पास रिप्लेसिबल H आयन 2 होते हैं, लेकिन जब ये कंपाउंड बनेगा वापस तो क्या ये 2 H+ निकाल चुका होगा?
तो भाई साहब दो होते थे, दोनों निकाल दिए, इसका मतलब इस कंपाउंड के पास रिप्लेसिबल H आयन कितना है? 0। इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा बड़े गौर से। रिप्लेसिबल H आयन अगर 0 है तो क्या यार इसका मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास रिप्लेसिबल H आयन या OH आयन ना हो। तो इसका मतलब अगर नहीं है तो ये किस कैटेगरी में चला गया? नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट लाइन, नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं जिनके पास रिप्लेसिबल H प्लस या OH माइनस नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ऐसा आयन जिसके पास रिप्लेसिबल H आयन या OH आयन नहीं है। ठीक बात। अब अगर नहीं है तो नॉर्मल सॉल्ट के हिसाब से निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर, और नॉर्मल सॉल्ट ये कहता है कि वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। Na पे चार्ज है +1, 2 Na है यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, या एनाइन पे जाए तो टोटल नेगेटिव चार्ज है -2। तो इसका मतलब हमारा वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा इसके। ठीक बात। इधर आते हैं, Na +1 HPO2 माइनस, ये है। अब हमें इससे अगर अपना कंपाउंड बनाना है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है मैंने लिखा है उतना H प्लस दे दो। तो 1 प्लस है तो 1 दे दो, तो 1 दे देंगे तो क्या बनाएगा? H3PO2। H3PO2 है फास्फोरस का, जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर 2 - 1 यानी 1। इसका मतलब रिप्लेसिबल H आयन इस कंपाउंड के पास कितना है? 1। ये एक H प्लस दे सकता है। अब ये यार थोड़ा देखो, जब इससे ये बना होगा तो एक H कम हुआ होगा, और अगर कम हुआ होगा तो इसने एक H प्लस दे दिया होगा, यानी कि एक ही देने की औकात थी और वो H प्लस ये दे चुका। अब कितना बचा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इस कंपाउंड के पास रिप्लेसिबल H आयन अब कितने हैं? 0। तो अगर रिप्लेसिबल H आयन 0 है तो इसका मतलब ये कंपाउंड बेसिकली एसिडिक सॉल्ट नहीं है, ना कि ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्ट। क्या कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्ट। तो अब अगर ये नॉर्मल सॉल्ट है दोस्त, तो इसका मतलब नॉर्मल सॉल्ट के हिसाब से वैलेंसी फैक्टर निकाले। तो नॉर्मल सॉल्ट के हिसाब से अगर हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं तो हमारा वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी +1, टोटल नेगेटिव चार्ज यानी -1, तो +1 है यानी वैलेंसी फैक्टर 1। क्लियर बात? 8 चीजें मैंने आपको आज पढ़ा दी। वीडियो लंबा है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। 9वां और 10वां टर्म जो है उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मतलब 9वां पार्ट और 10वें पार्ट के अगले लेक्चर। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।